नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पाटन में होगा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेलों का आगाज। प्रदेश के मुखिया करेंगे 20 फरवरी को उद्घाटन। सेलूद धान संग्रहण केंद्र में खुले में पड़ा है धान। मौसम की मार से लगभग 70% खराब होगा धान। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रांत चलाएगा अभियान। द्वितीय चरण में हर घर में पहुंचेगा प्रांत, बनेगी टोलियां। केंद्र सरकार के किसान विरोधी काला कानून को लेकर बालोद में कांग्रेसियों ने निकाली बैलगाड़ी रैली। छत्तीसगढ़ी खेलों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में छुपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सोच को मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होड़ा ने बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में पाटन में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से किया जा रहा है। शनिवार 20 फरवरी को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस खेल का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में मुख्यतः गेड़ी, गिल्ली डंडा, उद्दोपुक, सूरपिट्ठूल, भौरा, फुगड़ी, लंगरची, सकड़ी और खो-खो जैसे खेलों को शामिल किया गया है। इस 2 दिवसीय आयोजन में छत्तीसगढ़ से लगभग 500 खिलाड़ियों के आने की संभावना है। ये सारे खेल पाटन स्थित विश्राम गृह के पीछे खेल मैदान में आयोजित होंगे। राज्य भर से आने वाले खिलाड़ियों के रहने की पूरी व्यवस्था और खेल के मैदान का अवलोकन बुधवार को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष GS बामरा ने किया और वहां पर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। खेल मड़ई जो पाटन में 20-21 को होने जा रही है, ये ओलंपिक संघ के बैनर के तले, और इसमें पूरे राज्य से जितने भी खेल प्रतिभा, ग्रामीण खेल प्रतिभा जो हैं छत्तीसगढ़ की, उसको बढ़ावा देने के हिसाब से यहाँ पाटन में खेल मड़ई, छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। विशेष तौर पे इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ी खेल हैं वो इनकी कंपटीशन होगा। ये 19-20 फरवरी 20-21 फरवरी को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी रहेंगे। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होड़ा इस कार्यक्रम को अपनी टीम के साथ पूरे ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी को के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ी खेल बहुत शुरू से ही गांव-गांव में लोग खेलते हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पे बढ़ावा देने के लिए अभी ये आयोजन किया जा रहा, ताकि लोगों में धीरे धीरे इसकी स्मृति लोग धीरे धीरे भूल ना जाएं। इसलिए इस प्रकार के आयोजन पाटन में किया जा रहा है, क्योंकि विशेष तौर पर देखने में आ रहा है कि गांव-गांव में आजकल क्रिकेट, वॉलीबॉल और अन्य खेलों के प्रति रुझान ज़्यादा है, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो पारंपरिक खेल हैं उसमें कोई रुचि नहीं ले रहा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होड़ा ने यह प्रयास किया है कि इन खेलों की जो स्मृति धूमिल होती जा रही है, इनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाएं। तो इस संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ के जो इस खेल से काफ़ी लगाव जुड़ाव है मिस्टर चकोर जी का, वो इनका विशेष तौर पे इनका प्रयास है
कि पूरे राज्य के हर ज़िले से टीम आए और इसमें शामिल हों। प्रतिभागियों जो इसमें शामिल होंगे उनके लिए जो किट है वो भी प्रदाय ग्रैंड चैनल के सौजन्य से किया जा रहा है और तथा यहाँ बच्चों के रुकने का आवास व्यवस्था, भोजन का प्रबंध, मेडिकल टीम तथा स्थानीय जितने भी विभाग हैं जिसमें सीएमओ हैं, स्वास्थ्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, बाकी मीडिया है, इन सब के सहयोग लेकर यहाँ ये आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं और इसके लिए विशेष तौर पे यहाँ के स्थानीय जो खेल अधिकारी हैं, पीटीआई हैं, उन सबको भी हम इसमें उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, इन सब के सहयोग से ये आयोजन होने जा रहा है। हमें कौन से छत्तीसगढ़ी खेल खेले जाएंगे इसमें जो विशेष तौर पे जो छत्तीसगढ़ी खेल है वो है गेड़ी, गिल्ली डंडा, ऊधोपुक, सुरपिट्ठुल, भौरा, स्वेल, लंगरची, सांकली और फुगड़ी तथा एक और इसमें अपन ने किया है वो खो खो। खो खो को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि खो खो का भी काफ़ी प्रचलन है और काफ़ी लोग इससे इंटरेस्टेड होते हैं इस खेल से और इसमें नेशनल में भी इसकी टीम जाती है, तो इसलिए इसमें खो खो को भी अपन ने शामिल किया है। कितने खिलाड़ियों की आने की संभावना है? लगभग पूरे स्टेट से 500 के आसपास खिलाड़ी इसमें प्रतिभागी शामिल होने जा रहे हैं। पूरे राज्य के? पूरे राज्य के 500 खिलाड़ी। 500 के अभी तक हमारे पास जानकारी है, हो सकता आगे और बढ़ जाए, लेकिन अभी तक 500 की हमारे पास जानकारी है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था सर? खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, ये सब की गई है उनके लिए और विशेष तौर पे उनके रुकने का, बच्चियों को, महिलाओं को रुकने के लिए आदिवासी आदि जाति कल्याण विभाग का हॉस्टल है और पंचायत विभाग का है। बाकी जहाँ जहाँ भी व्यवस्था हम लोगों ने सुचारू रूप से कर दी गई उनके लिए। ये खिलाड़ी कब से आना शुरू हो जाएंगे? ये 19 तारीख से खिलाड़ी आना प्रारंभ हो जाएंगे और 20 और 21 2 दिन का प्रतियोगिता होगी। सर आपका परिचय? मैं ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष GS बामरा हूँ और एथलीट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने की सोच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की एक सराहनीय पहल है, जिसे उड़ान देने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा स्वयं लगे हुए हैं। जो प्रतिभाएं ग्रामीण अंचलों में दबकर गुम हो जाती हैं, उन्हें इस खेल के माध्यम से एक मंच मिलेगा जिसमें अपनी प्रतिभा दिखाकर वे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्वयं प्रदेश के मुखिया और ओलंपिक संघ के लोग उपस्थित रहेंगे। संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धान खरीदी कर इन्हें संग्रहण केंद्रों में एकत्रित करती है। इन्हीं संग्रहण केंद्रों में धान खुले में पड़े हैं, कारण शासन के नुमाइंदे सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सेलूद स्थित धान संग्रहण केंद्र में देखने को मिला। सेलूद धान संग्रहण की क्षमता का 70% धान खुले में रखा है। सेलूद धान संग्रहण केंद्र में 5,10,000 क्विंटल धान संग्रहण करने की क्षमता है। इस संग्रहण केंद्र में 3,000 बोरों का एक स्टेक बनता है। इस तरह लगभग 850 स्टेक बनाया जाता है। इन स्टेकों को ढकने के लिए शासन ने तिरपाल भी दिया है, लेकिन ढकने के लिए मजदूरों की कमी होने के कारण लगभग 600 से ऊपर स्टेक ऐसे ही खुले हैं। धान संग्रहण केंद्र के रखे गए धान को ढकने का काम कब शुरू होगा? 5,10,512 कुंटल के आसपास स्टोरेज हुआ है पूरा। स्टोरेज हुआ जी, आज तक की डेट में। आज तक की डेट फिर आज आया है, जो बाद में भी एंट्री होगा। अभी ऑनलाइन एंट्री चलता है यहाँ पे। तो कितना स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पे? इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है सर 10 लाख के आसपास है। 10 लाख के आसपास। 10.5 लाख। कितने धान खुले में पड़े हुए हैं और कितने को आपने ढक लिया? अभी तक तो सर करीबन 3 लाख कुंटल का धान का जो है स्टेक से पूरा ढक चुका है और बाकी खुला हुआ है? बाकी खुला हुआ है, ढकाई का काम जारी है अभी। ढकाई काम जारी है। तो क्या शासन से इसको ढकने के लिए तालपत्री नहीं आई है कि आपके पास मजदूर? नहीं, तालपत्री है, मजदूर भी है, ढकाई का काम चल रहा है। मतलब स्लो चल रहा है ढकाई का काम।
वैसा नहीं है सर, अचानक मौसम बदला है, इस वजह से अभी ढकाई जो है नहीं हुआ है। और लगातार गाड़ियाँ आनी रहने से ना क्या है कि मज़दूर हमको सीमित मिलता है, उसकी वजह से जो है हम लोग ढपाई कार्य बाद में करवाते हैं। मान लीजिए अगर पानी गिरा तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसा तो क्या है सर कि अचानक बेमौसम बारिश हो जाता है तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अपने तरफ से पूरा जो है ढकने की कोशिश करते हैं ताकि सेफ एंड सुरक्षित रहे धान। मौसम पिछले कुछ दिनों से खराब है, कब पानी गिरेगा और लाखों टन धान खुले में रखे खराब हो जाएगा और शासकीय अधिकारी मौसम विभाग का रोना रोकर अपने कार्यों से इतिश्री कर लेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए सैलूट से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। पूरे देश में अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निधि समर्पण अभियान जोर शोर से प्रारंभ है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रांत में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक निधि समर्पण अभियान बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने विभिन्न माध्यमों से संपर्क अभियान से जुड़े। इस दौरान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संपर्क पखवाड़ा मनाया गया और प्रभात फेरी तथा रथ यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण अभियान छत्तीसगढ़ प्रांत से जुड़े लोगों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राम भक्तों के लगातार दबाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रांत ने पुनः यह निर्णय लिया है कि वे क्षेत्र जहां तक जन जागरण अभियान नहीं पहुंच पाया है वहां अभियान पुनः पहुंचे। इस हेतु अभियान का द्वितीय चरण 15 फरवरी से 27 फरवरी तक पुनः प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रांत में आज दिनांक तक लगभग 31 करोड़ का समर्पण प्राप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रांत के 50 लाख हिंदू परिवार में संपर्क हो चुका है। अगले चरण में हर गांव, हर कस्बे में हर हिंदू परिवार से संपर्क का लक्ष्य है। कोई घर न छूटे, प्रत्येक हिंदू जन का समर्पण हो, यही लक्ष्य है। इस कार्य हेतु पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में 30,000 टोलियां बनाई गई हैं। 2 करोड़ 75 लाख हिंदू से संपर्क का प्रयास किया जाएगा। इस निर्माण के लिए देश से विदेश से बड़े बड़े लोगों सब लोगों का संदेश आता रहा कि इसकी निर्माण की राशि हम दे सकते हैं, हमें नाम दे दीजिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया, 1000 करोड़ 2000 करोड़ देने वाले भी लाइन से खड़े थे। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस कार्य को शुरू से देख रहा था और उसका कार्य क्षेत्र था, और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों कार्यकारिणी के दिल में ये बात थी कि हमारा पूरा देश राममय है, हर आदमी राम से जुड़ा हुआ है, हर आदमी राम को अपना आदर्श मानता है। तो इस काम में देश के हर व्यक्ति, हर प्राणी जो राम से जुड़ा है, राम में श्रद्धा रखता है, जिसकी आस्था है, वो राम के लिए अपने समर्पण करे और उसके घर परिवार वाले भविष्य में भी देखें कि हमारे घर के हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के लिए दान दिया है। इस दृष्टि से एक अभियान बनाया गया कि 15 जनवरी मकर संक्रांति से लेके 27 फरवरी तक के इस देश में घर घर जाकर, पूरे देश के सभी परिवारों में जाकर इसके लिए निधि का संग्रहण किया जाए और हर परिवार को मौका दिया जाए कि वो इस भूमि से जुड़ जाए। उसकी आस्था, उसका श्रद्धा एकदम सीधा राम मंदिर से जुड़ जाए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम जोगेरा से लेकर बालोद जिला मुख्यालय तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में बैलगाड़ी और पैदल रैली निकाली गई। इस रैली में क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा सहित जिले के प्रभारी बीरेश ठाकुर एवं तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक संगीता सिन्हा ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था वह कभी नहीं निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, इसीलिए काले कानून लाए हैं, उसे वापस लेना चाहिए। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जो कि गलत हो रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ है और किसानों के हक में लगातार लड़ाई लड़ते रहेगी। जो 3 कानून मोदी सरकार के विरोध में है, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके सहयोग, उनके समर्थन में हम जुंगेरा से कांग्रेस भवन तक पदयात्रा का आयोजन किया और पदयात्रा में हमारे साथ जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष हमारी चंद्रप्रभा सुधाकर, साथ में बीरेश ठाकुर जी और साथ में हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सभापति
अध्यक्ष, सभी जो कार्यकर्तागण हैं वो सभी ने हमें रैली के रूप में प्रधानमंत्री के विरोध में एक रैली निकाला है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अच्छे दिन आएंगे की बात किए थे। 15-15 लाख खाते में आएंगे बोले थे। साथ में जो बेरोजगार युवा साथी जो 2 करोड़ लोगों की बात कर रही हूँ उनको रोजगार दिलाने की बात कही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने उनसे भी संतुष्टि नहीं मिली तो एक नया जो हमारे अन्नदाता किसान भाई उनके ऊपर पूरा प्रकोप डाल दिया। आज का जो रैली था, ये रैली का मेन कारण जो केंद्र की सरकार ये किसान के विरुद्ध जो 3 काले कानून लेकर आए हैं, इस काले कानून का हम कांग्रेस जन पूर्ण जोर विरोध करते हैं। इस समूह की रैली थी और निश्चित ही हम किसान के पक्ष में हैं और ये 3 काले कानून को वापस लेने के लिए हम मजबूर करेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर के सभी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग अनिवार्य हो गया है। फास्टैग लागू होने के बाद 4 पहिया वाहन चालकों और ट्रक मालिकों ने इसका विरोध किया है। दुर्ग ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जो रेट पूर्व में तय किए गए थे, वर्तमान में भी उसी रेट पर भुगतान किया जाएगा। दुर्ग के बाईपास टोल प्लाजा पर बुधवार की सुबह चौपहिया वाहन चालकों की भीड़ भारी मात्रा में देखने को मिली और दबे स्वर में सभी चौपहिया वाहन चालकों और ट्रक मालिकों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू फास्टैग का विरोध किया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद 15 फरवरी 2021 से देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जिन वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाया है या जिनके वाहनों पर टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ऐसे वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुल्क की दुगनी रकम चुकानी पड़ेगी। फास्टैग सिस्टम के लागू होने के बाद दुर्ग के बाईपास टोल प्लाजा पर इसका विरोध साफ देखने को मिला। ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने फास्टैग को लेकर क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारी मांगे थी 90 रुपये की दर से हमारी पूर्व में गाड़ियाँ जा रही थी, तो 90 रुपये से सीएसपी ऑफिस में बैठ के एसडीएम साहब थे वर्मा जी, गुरजीत सिंह डीएसपी साहब थे, सीएसपी साहब थे विवेक शुक्ला जी, इनकी बैठक में एक रेट तय किया गया जो कि 70% वृद्धि का था। तो उसमें 110 रुपये डिसाइड किए, 110 में आना, 110 में जाना। तो उसके बाद बातचीत करने के बाद में 1 महीना 10 दिन के बाद इन्होंने मेरे को बुलाया, हेमंत जी ने, बोले कि वो फास्टैग जो लागू है वो पूरे रेट में ही आपका लगेगा, रेट कम नहीं हो पाएगा। तो बोला सर आपने तो हमारे से एग्रीमेंट किया हुआ है। बोलते नहीं वो हो नहीं पा रहा है, वो ऐसा ये मतलब कुल मिला के हमको फंसाया गया था कि आप एग्रीमेंट करिए बड़े रेट में, और उसके फास्टैग लगा के वो पूरा रेट हमसे मांग रहे हैं। क्षेत्रीय आदमी है, हमको कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही, पूरा दबाव डाला जा रहा है, प्रशासन को बुलाया जा रहा है, शासन को बुलाया जा रहा है। हम शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पे खड़े होके हम यही मांग है हमारी कि जो रेट तय हुआ था वो रेट से ज़्यादा हम नहीं पटाएंगे। वहीं बाफना टोल प्लाजा के मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि फास्टैग यदि लागू किया गया है तो सभी को फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। अपना फास्टैग मैंडेटरी किया है वो उनको लगाना पड़ेगा, फास्टैग है तो लगाना पड़ेगा सर। सर आगे अगर नहीं लगाते हैं तो किस तरह का? नहीं लगाते हैं तो सर इसका प्रावधान तो अपने जो सीनियर्स मैनेजमेंट है वही करके देगी। उसमें इनको बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल व्हीकल के लिए 50% डिस्काउंट मिल सकता है, आप फास्टैग लगाइए, उसका प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और आगे बातचीत करेंगे। तो फास्टैग लगा नहीं है सर गाड़ियों पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, कैश पेमेंट ले नहीं सकते। अगर कैश पेमेंट लेते तो हमें डबल पेमेंट ही लेना पड़ेगा। तो क्या निर्णय निकल पाए अभी तक? अभी कुछ निर्णय नहीं है सर, वो ज़बरदस्ती टोल हटा के जा रहे हैं। किस तरह की शिकायत की आप लोग, कहाँ? हाँ सर, मोहनगर थाने में हमने शिकायत की है और उसका एक प्रतिलिपि जो कॉपी है हमने एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, ट्रैफिक अपना डीएम साहब को सबको दिया हुआ है। एनएचए को भी हमने लिखा है कि ऐसे ऐसे है हमारे टोल प्लाजा पे ये गुंडागर्दी टाइप की हो रही है। जी, इन्होंने यही कल भी यही बात बोले थे कि अगर वो उनकी बातें मानी नहीं गई या जो उनके साथ में जो भी मीटिंग में हमारा डिस्कशन हुआ है, जो फेयर्स फाइनल किए हैं डीएम साहब के साथ मीटिंग बात करके, वो अगर नहीं होंगे तो हम ऐसे ही ज़बरदस्ती बूम हटा के जाते रहेंगे। फिलहाल ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष के साथ संघ के लोगों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में टोल प्लाजा पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बीआरपी चौक पर बनने वाले गार्डन की जगह पर वर्तमान में अवैध कब्जे की बाढ़ है। पूर्व पार्षद ने उक्त स्थल का चयन कर निगम में प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब कई साल बाद निगम के अधिकारी गार्डन बनाने की सोच रहे हैं। स्टेशन मरौदा के बीआरपी चौक से लगी इस जमीन पर गार्डन बनाने का प्रस्ताव पूर्व पार्षद राजू मंडावी ने निगम को भेजा था। निगम के अधिकारियों ने उक्त प्रस्ताव पर अमल लाने की बजाय उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गार्डन स्थल पर अवैध कब्जों की बाढ़ सी आ गई। पूर्व पार्षद राजू मंडावी ने मोहल्ले वासियों के साथ निगम और गृह मंत्री के चक्कर लगाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप गृह मंत्री के आदेश पर निगम अधिकारियों की कुंभकर्णीय नींद टूटी और अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने का नोटिस निगम ने जारी किया। उक्त स्थल पर अब गार्डन का निर्माण किया जाएगा। आवेदन बना के दिया था कि यहाँ
जनता की मांग था कि एक गार्डन होना चाहिए, तो इस वजह से दिया था, जो कि अब खाली जगह था तो उस जगह पे कुछ लोग कब्जा कर चुके हैं, ज़मीन में मकान बना लिए हैं। तो निगम के द्वारा अभी उसमें नोटिस वगैरह चस्पा किए हैं, तो समय दिए हैं उन लोगों को कि अपना अपना मलबा जो भी है हटा ले, यहाँ गार्डन का निर्माण होना है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी को। गार्डन का तो निर्माण अभी चालू होने को है, ठेकेदार से बात हुई है और उसने कहा है कि जब जगह खाली करके देंगे तब उसके बाद हम गार्डन निर्माण चालू करेंगे। और रही बात गार्डन की, तो गार्डन निश्चित रूप से बीआरपी चौक पे ही बनना है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत खुलकर जियो अभियान में बुधवार को मोहारी मरौदा के वार्ड 15 में शिविर लगाकर लोगों को समझाइश दी गई। मोहारी मरौदा वार्ड 15 में दुर्ग पुलिस के नशा मुक्ति अभियान का शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर नशा करने से होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के बारे में जानकारी हासिल की। नशे से होने वाली सामाजिक कुरीतियों को भी शिविर में प्रदर्शनी के माध्यम से पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। एक ऐसा ऐब है जो प्रत्येक घर और परिवार में जड़ बना के बैठा हुआ है। नशे से न केवल शारीरिक क्षति है बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, रिश्ते नातेदारी सभी प्रकार के क्षति इस नशे के कारण होता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नशा करते हैं। किसी के यहाँ पिताजी, किसी के यहाँ चाचा जी, किसी के यहाँ भाई, किसी के यहाँ ताऊ, किसी के यहाँ दादा, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। और ये पूरे का पूरा जो वातावरण है, ये आपके रिश्तेदारी को, नातेदारी को तोड़ के रख देता है। एसीसी चौक से नंदिनी अहिवारा तक बनी सड़क को यदि खूनी सड़क कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विगत कुछ वर्षों के आंकड़े अगर देखे जाए तो औसतन सप्ताह में एक व्यक्ति की मौत का आंकड़ा यहां पर फिट बैठता है और जामुल पालिका में बैठे जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी बचाने के साथ साथ अपने घरों तक सड़क बनाने में लगे हुए हैं। नंदिनी अहिवारा तक जाने वाली सड़क को खूनी सड़क का भी नाम दिया गया है। एसीसी चौक से लगभग 10 किलोमीटर की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटना की कहानी बयां करते हैं। पिछले सप्ताह ही नंदिनी एरोड्रम के पहले ट्रक की चपेट में आने पर एक नवयुवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। स्थानीय निवासी कई बार इस सड़क के मरम्मतीकरण को लेकर जामुल पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। कम से कम 2005 से ही पूरा सड़क एकदम पूरा बेकार है। पूरा एसीसी चौक से लेके ये सीधा अहिवारा तक का ये रोड पूरा खराब है। अरे तो हो गया होगा ज़्यादा ही ज़्यादा, क्या पता है, बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों नहीं है, तब वो 1000-2000 तक है। मर गए होंगे? मर गए 2005 से अब तक। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? अब किससे मांगे आप? सरोजनी चंद्राकर आपकी यहाँ की? अरे उनके हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब सब लोग, अब कोई नहीं बोल रहा तो हम इसमें बोल के क्या कर सकते हैं। यहाँ रोड की स्थिति देख रहा हूँ, इतना ख़राब है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन रोड को कोई देख नहीं रहे। कहाँ रहते हैं आप? बानमरद। और इधर से कहाँ आ रहे हैं आप? मैं भिलाई से आ रहा हूँ, बीएसपी प्लांट से। मेरा ड्यूटी है, डेली का हाफ डाउन है। डेली अप डाउन करते हैं? हाँ। कितने साल से सड़क को आप इस स्थिति में देख रहे हैं? मैं 5 साल से अप डाउन कर रहा हूँ। 5 साल से स्थिति ऐसी थी। 5 साल के अंतराल में कितने लोग बिना वजह मौत की आगोश में चले गए होंगे? अब कितने लोग चले गए उसका तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हो गए। बहुत लोगों की मौत हुई है। बहुत लोगों की मौत हुई। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इरादे बुलंद, हौसले अगर इंसान मन में ठान ले तो इंसान को वह इरादा ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही बालोद जिले के ग्राम साकरा जगन्नाथपुर में रहने वाली निशक्त रागनी को शिक्षा की ललक ने जीना सिखा दिया। पढ़ाई में तेज, चित्रकला में निपुण, कविता गायन में अव्वल, दोनों पैरों से निशक्त और शरीर से लचर होने के बाद और समाज की उपेक्षा की शिकार इस नन्ही बालिका ने यह कर दिखा दिया कि सिर्फ शरीर मजबूत होने से कुछ नहीं होता, इरादे भी मजबूत होने चाहिए। खुद कांटों में चलकर दूसरों के लिए फूल तोड़ती रहेंगी बेटियां, दो परिवारों के नाम रोशन करती हैं बेटियां। कितने सुंदर हैं गीत के बोल, उतने ही कितने सुंदर हैं गीत के बोल, उतने ही सुंदर इसे गाने वाली 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली रागनी है। जरूर आपको यह रागनी दिव्यांग नजर आ रही है, शरीर से लाचार नजर आ रही है, लेकिन इसके इरादे और हौसले बेहद मजबूत और पक्के हैं। जहां रागनी के शिक्षा से जुड़े पहलू को जानकर तो विश्वास ही नहीं हुआ। दोनों पैरों से विकलांग रागनी चित्रकला, गायन में बालोद सहित कई जिलों में अव्वल आ चुकी हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली रागनी ने अपने साथ साथ अपने परिवार का नाम उज्जवल किया। रागिनी को अपने निशक्त होने का जरा भी अफसोस नहीं है। रागिनी अपने साथ साथ सभी लोगों से एक ही बात कहती है कि तूफानों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रागिनी अब पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती है, जिसमें उसका परिवार उसका साथ दे रहा है। वहीं रागिनी को प्रशासन ने प्रोत्साहित कर मोबाइल और लैपटॉप भी दिया है, जहां रागिनी अब आधुनिकता के साथ पढ़ाई कर रही है। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, आगे पढ़कर गायक बनना चाहती। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि उन्होंने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद श्री विवेक सर जी का कि उन्होंने अपने स्कूल का नायक बनाया, इसीलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रागिनी के इस छोटे से परिवार का गुजर बसर रोजी मजदूरी कर उसके पिता बैसाखू राम करते हैं, तो वहीं रागिनी के एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। रागिनी की पढ़ाई की ललक को देखकर उसकी बड़ी बहन स्कूल ले जाती है तो उसका भाई घर में पढ़ाई में साथ देता है। बच्चों की कुशल योग्यता को देखकर बैसाखू राम ने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की हिम्मत बढ़ा ली है। तो वहीं रागिनी की मां ने बताया कि बचपन में रागिनी के निशक्त होने के बाद से हिम्मत टूट गई थी, मगर रागिनी ने वो कर दिखाया जिसे कभी सोचा नहीं था। रागिनी की इस ललक को देख बालोद जिले के कलेक्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसे उसके गांव में आकर मुलाकात की, जहां रागिनी को लैपटॉप और मोबाइल दिया ताकि उसे आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उसके आगे की पूरी पढ़ाई प्रशासन करवाएगा। एक्चुअली मुझे ये पता चला था यहाँ के शिक्षा विभाग से कि एक यहाँ बच्ची है 12th क्लास में, रागिनी साहू, और वो फिज़िकली दिव्यांग है। उसके बावजूद उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, बहुत सारी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, ना केवल पढ़ाई बल्कि वो कंप्यूटर सीखना चाहती है, ड्राइंग उसकी अच्छी है और कुछ कविताएं भी, उसकी पेरेंट्स से मेरी बात हुई, कुछ कविताएं भी वो लिखती है। तो मैं केवल उससे मिलने आया था और उसको प्रोत्साहित करने, और मैंने उसको आश्वस्त किया हूँ कि कभी भी पढ़ाई में उसको किसी तरह का कोई संकट या कोई भी रुकावट आती है तो हम जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन उसके साथ है हमेशा। प्रशासन द्वारा मेरी बच्ची को लैपटॉप और मोबाइल दिए गए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने गुरुजनों एवं देश का नाम रोशन करे। और वो गायन के तहत बिलासपुर, दिल्ली और भुवनेश्वर भी गई है। मैं चाहती हूँ कि वो और आगे अच्छा से पढ़े। बहरहाल बालोद जिले की नन्ही सी रागिनी ने तो ये साबित कर दिया कि निशक्त होने के बावजूद भी भरसक प्रयास से और बुलंद हौसलों से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। अवैध रूप से संचालित सट्टा पट्टी चलाने वाले आरोपियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए दुर्ग पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12,700 रुपए जब्त किए। वहीं कबाड़ी बिट्टू पर नकेल कसते हुए कबाड़ जब्त की कार्यवाही की गई और 10,700 रुपए का कबाड़ जब्त किया गया। पुलिस कार्यवाही। दुर्ग जिले में अवैध रूप से संचालित जुआ सट्टा के विरुद्ध सख्त कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी के तहत दुर्ग पुलिस को सूचना मिली कि दुर्ग के पोलसाय पारा चौक और चंडी चौक में कुछ लोगों के द्वारा पैसों का दांव लगवाकर सट्टा पट्टी जुआ खिलवाया जा रहा है। सूचना पर दुर्ग पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई और मौके से 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12,700 रुपए नकदी पुलिस ने जब्त किया। वहीं दूसरी तरफ अवैध कबाड़ियों के विरुद्ध भी अभियान छेड़कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कसारीडीह दुर्ग में स्थित मोहम्मद आमिर उर्फ बिट्टू कबाड़ी को भी उसके निवास तकियापारा से गिरफ्तार किया गया। कबाड़ी के पास से टाटा वाहन क्रमांक 407 CG 05D 1294 से लोहे के कबाड़ को जब्त किया गया। जब्त कबाड़ की कीमत 10,700 रुपये आंकी गई है। दोनों ही विषयों पर दुर्ग सिटी कोतवाली प्रभारी राजेश बागड़े ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। अवैध रूप से जो सट्टा एवं कबाड़ी के ऊपर कार्रवाई की निर्देशित प्राप्त हुआ, तो इसके तहत हमने कल सट्टा एवं कबाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई किए हैं। कल हमने 2 जगह रेड मार कर करीब 7 लोगों को, सटोरियों को, खाई वालों को गिरफ्तार करके कार्रवाई किए हैं। लगभग 12,700 रुपये जब्त किया गया है। एवं इसी अभियान के तहत हमने कल एक कबाड़ी के ऊपर कार्रवाई की है। बिट्टू कबाड़ी करके है, 4114 में उसको गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर भेजा गया है और विधिवत कार्रवाई किया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करने का आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।